हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए चलते हैं एक नए वीडियो में, आपका फिर से स्वागत करते हैं। और आज है साइंस विषय के जो चैप्टर है कोशिका। यह एक बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन कोशिका से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो कंपटीशन में आते रहते हैं। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि कोशिका के अध्ययन को विज्ञान में क्या कहते हैं? तो कोशिका के अध्ययन को विज्ञान में साइटोलॉजी कहा जाता है, साइटोलॉजी। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये सब कुछ बेसिक जानकारियां हैं सेल्स के बारे में। उसके बाद सेल्स के फिगर्स के साथ उनके कोशिकांगों का नाम और उनके क्या कार्य हैं, इन सबको हम बताने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, कोशिका जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। आता है क्वेश्चन कि जीवन की जो सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक जो इकाई है उसे क्या कहते हैं? तो वह है कोशिका। इस कोशिका को जीवन का सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई कहते हैं, क्योंकि पूरा शरीर जो है, किसी भी जीव का शरीर हो, वह कोशिकाओं से मिलकर बनता है। और जो कार्य हम लोग करते हैं, चाहे कोई भी चीज का, जो सोने का काम, खाने का काम, पढ़ने का काम, ये सारे कोशिकाओं के मदद से किया जाता है। इसलिए इसे संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कहते हैं। अब अगला चलते हैं। सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की? तो सबसे पहले जो कोशिका की खोज की थी वह रॉबर्ट हुक ने की थी। यह एक रॉबर्ट हुक जो थे वह अंग्रेज थे, एक अंग्रेज वैज्ञानिक, और उन्होंने 1665 ईस्वी में इसकी खोज की, कोशिका की। वो भी मृत कोशिका की खोज की, मृत कोशिका की, जीवित कोशिका की नहीं। लेकिन इसी के आधार पर आगे बढ़ाते हुए जीवित कोशिका की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था एंटोनियन लीवेनहोक, और इन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की। कोशिका के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो कोशिका का सिद्धांत है कि शरीर जो है वह कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। एक छोटे बच्चे में लगभग 20 खरब की संख्या में कोशिकाएं होती हैं। तो कोशिका जो होता है सबसे छोटी इकाई है। तो इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वह दो वैज्ञानिक मिलकर दिए। उनका नाम था स्लाइडेन और स्वान। तो से स्लाइडेन और स्वान दोनों ने खोज किया था सिद्धांत का। याद कर लीजिएगा, सी से सिद्धांत, स्लाइडेन और स्वान। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स चलते हैं। तो विश्व में सबसे छोटी कोशिका, यानी पूरे दुनिया की बात कर लिया जाए तो सबसे जो छोटी कोशिका होती है वह माइकोप्लाज्मा की होती है, माइकोप्लाज्म की होती है। यह एक जीवाणु है, माइकोप्लाज्म जो है जीवाणु, और यही जो है सबसे छोटी कोशिका होती है पूरे दुनिया में। यदि पूरे दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका की बात कर ली जाए तो वह शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। देखिए, शुतुरमुर्ग जो सबसे बड़ा पक्षी भी होता है और उसका जो अंडा होता है वो बहुत बड़ा होता है, और इस अंडे की जो कोशिका होती है वो सबसे बड़ी होती है। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन चलते हैं। तो अगला है कि मानव की सबसे छोटी कोशिका। अब मानव में आते हैं। तो मानव में जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो मेल के स्पर्म की जो कोशिका होती है वो सबसे छोटी होती है। और सबसे जहां तक बड़ी की बात कर लिया जाए तो मानव में सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वह फीमेल के जो अंडाशय ओवन जो होता है उसका होता है सबसे बड़ा कोशिका। अब चलते हैं, मानव में एक होता है सबसे लंबी कोशिका, लॉन्ग सेल्स होता है। वह तंत्रिका तंत्र यानी न्यूरॉन जो होता है, न्यूरॉन जो ब्रेन में पाया जाता है। तो ये न्यूरॉन की जो कोशिका होती है वह मानव में सबसे लंबी कोशिका होती है। अब देखते हैं फ्रेंड्स, तो कोशिका को दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा होता है यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक जो होते हैं वह जीवाणुओं में, छोटे छोटे विषाणुओं में, जीवाणुओं में ये पाए जाते हैं, और जो यूकैरियोटिक होते हैं वह जीव जंतुओं में पाए जाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक से जहां क्वेश्चन आते हैं वह है कि हिस्टोन और प्रोटीन नहीं पाया जाता प्रोकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है, जिससे क्रोमेटिन नहीं बन पाता। ये क्रोमेटिन जो है वह प्रोकैरियोटिक में नहीं बनता। वहीं बात कर लिया जाए यूकैरियोटिक में, तो यूकैरियोटिक में डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण
क्रोमेटिन इसमें पाया जाता है। तो यूकैरियोटिक में क्रोमेटिन पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक में क्रोमेटिन नहीं पाया जाता है। तो अब फ्रेंड्स चलते हैं सेल्स के अंग के बारे में, यानी कोशिकांग जिसको कहा जाता है। तो कौन कौन से कोशिकांग होते हैं आइए समझते हैं फिगर से। ये एक हम जंतु कोशिका का चित्र बनाए हैं। तो सबसे पहले आते हैं कोशिका झिल्ली पर। तो कोशिका झिल्ली जो होता है, देखिए फ्रेंड्स चित्र में आप देख सकते हैं, ये जो फिगर, ये जो लाइन है, ये यहां से जो गोल लाइन होते हुए जा रहा है, इसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। और इसी के अंदर जितने भी कोशिका के अंग होते हैं वो इसी के अंदर समाहित होते हैं। ये किसका बना होता है? तो ये प्रोटीन का बना होता है। ये किसमें पाया जाता है? तो ये जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। उसके बाद में कोशिका झिल्ली से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि कोशिका झिल्ली का क्या कार्य है। तो इसका कार्य है अंदर से बाहर जाने वाले और बाहर से अंदर जाने वाले जो पदार्थों पर नियंत्रण है वह कोशिका झिल्ली करता है। यानी कि एक बॉडीगार्ड का काम करता है, किसको अंदर आना है और किसको बाहर जाना है ये देख रेख कोशिका झिल्ली का होता है। और अगला है कि जो जितने भी अंग होते हैं इसके अंदर समाहित होते हैं। उसके बाद चलते हैं फ्रेंड्स, तो अगला है कोशिका के अंग में कोशिका भित्ति। तो ये कोशिका भित्ति जो होती है वह दोहरी झिल्ली होती है। ये एक कोशिका झिल्ली लगी और एक और ऊपर से झिल्ली लगा दिया जाए तो ये दोहरी झिल्ली हो जाएगी जो पूरी तरह के मजबूत हो जाएगी। तो कोशिका भित्ति जो होती है वह केवल पादपों में पाया जाता है, ये जंतुओं में नहीं पाया जाता, क्योंकि जंतुओं में इसका कोई काम ही नहीं है। ये क्या होता है, यह सेलुलोज के बने होते हैं। कोशिका भित्ति जो होते हैं सेलुलोज के बने होते हैं और इनका काम है आकार देना और सुरक्षा प्रदान करना। चूंकि हम लोगों के पास देखिए शर्ट है, पैंट है जो गर्मी में धूप से रक्षा करता है, लेकिन पेड़ पौधे के पास ऐसा कुछ नहीं होता है उसके प्रोटेक्शन के लिए। तो इसके प्रोटेक्शन के लिए इस कोशिका झिल्ली के ऊपर एक दोहरी झिल्ली लगा दी जाती है जिसको कोशिका भित्ति या सेल वॉल कहते हैं, जो सेलुलोज का बना होता है और जो सुरक्षा प्रदान करता है। यह बहुत कड़ा और मजबूत होता है। अब अगले कोशिका के अंग पर चलेंगे तो है माइटोकॉन्ड्रिया। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग होता है सेल्स का, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसकी खोज जो थी अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब उसके आगे देखिए कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका में श्वसन क्रिया का काम करता है। श्वसन जो करता है कोशिका, चूंकि हम जीवित रहते हैं, जब कोशिका जीवित है तो हम जीवित हैं। कोशिका श्वसन करता है, कोशिका ऊर्जा का उत्पादन करता है। तो कोशिका में श्वसन की क्रिया जो है वह माइटोकॉन्ड्रिया करता है। और माइटोकॉन्ड्रिया जब करता है तो कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। और जब किसी भी कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा तो भारी मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ये ऊर्जा का निर्माण करता है क्योंकि पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। और उसके बाद इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहा जाता है, पावर ऑफ हाउस कहा जाता है और शक्ति गृह के नाम से जाना जाता है। यह था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानकारियां। अब चलते हैं फ्रेंड्स गाल्जी काय। गाल्जी बॉडी या गाल्जी काय जो होता है वह परिवहन का कार्य करता है, क्योंकि शरीर में बहुत सारे कोशिका हैं, किसी को ऊर्जा की कम जरूरत है, किसी को ज्यादा जरूरत है। तो जिसको ज्यादा जरूरत है वह जो है दूसरे कोशिकाओं से ऊर्जा को उठाकर अगले कोशिकाओं को जो हस्तांतरित करता है, तो उसका काम जो होता है वह गाल्जी काय करता है। यानी ये जो है वह परिवहन का कार्य जो है वह गाल्जी काय या गाल्जी बॉडी करता है। अब चलते हैं 5 नंबर पे, पांचवा अंग है रसधानियां। ये रसधानियां जो होती हैं जंतु कोशिका में छोटे छोटे होते हैं और पादप कोशिका में बड़े बड़े होते हैं, ज्यादा रिक्तिकाएं होती हैं और उसमें जल भरा होता है। यह मानव में जो 65 से 70% जल भरा है शरीर में, वह इसी रसधानियां में जल भरे होते हैं। उसके बाद पादप में ये 90% तक स्थान जो है वह रसधानियों से घिरे हुए होते हैं।
अब अगले जो कोशिका के अंग है वो है अंतःप्रदब्बी जालिका। अंतःप्रदब्बी जालिका जो होते हैं वो कोशिका का आंतरिक कंकाल होता है। जैसे कोशिका को पचकने से बचने के लिए एक कंकाल की जरूरत होती है, तो इसके अंदर के कंकाल का जो काम करता है वह है अंतःप्रदब्बी जालिका। इसमें वसा का निर्माण और प्रोटीन का निर्माण दोनों होता है। तो इसकी जो आकृति होती है वो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये दो भागों में बटा होता है। तो एक भाग में खुरदुरा होता है। ये जो खुरदुरा भाग होता है, ये जो छोटे छोटे बूंद की तरह आकृतियां देख रहे हैं, यही राइबोसोम है। इस तरफ प्रोटीन का निर्माण होता है और ये जो चिकना सतह है यह है वसा का निर्माण में सहायक होते हैं। तो अंतःप्रदब्बी जालिका में वसा निर्माण और प्रोटीन निर्माण दोनों कार्य होते हैं। तो फ्रेंड्स अगले अंग की ओर चलते हैं। तो अगला अंग है राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है वह अंतःप्रदब्बी जालिका जो है, देखिए अंतःप्रदब्बी जालिका में जो खुरदरे साइड होते हैं उस खुरदरे साइड को हम राइबोसोम कहते हैं। इसकी खोज पैलेट नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसका काम प्रोटीन निर्माण करना है, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। अब उसके बाद अगले अंग पर आते हैं तारकाए यानी कि सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम को बोबेरी नामक वैज्ञानिक ने इसका खोज किया। यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है और यह समसूत्री विभाजन के ध्रुव का काम करता है, यानी समसूत्री विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका सेंट्रोसोम की होती है। अब यह तारकाय जो होता है सेंट्रोसोम, वह पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। उसके बाद चलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो अंग होता है वह केंद्रक होता है। तो केंद्रक की खोज जो था रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने किया था और इसमें प्रोटीन 80% और डीएनए 10% और 10% अन्य चीजें होती हैं। यानी कि केंद्रक जो है उसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है। इसका काम कोशिका विभाजन है। तो गुणसूत्र, जैसा कि आप जानते हैं कि केंद्रक में प्रोटीन ज्यादा होता है और डीएनए होता है और दोनों मिलकर क्रोमेटिन बनाते हैं। और क्रोमेटिन जो होता है उसमें गुणसूत्र जो कोशिका विभाजन होता है, जैसे पुरुष में 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ा गुणसूत्र होते हैं, चाहे वह स्त्री हो चाहे पुरुष हो। तो ये मेन का जो गुणसूत्र विभाजन करने का जो काम है वह केंद्रक का होता है। इसके अलावा केंद्रक जो होता है इन सारे अंगों को नियंत्रण में रखता है। कौन काम ठीक से कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, इसका सारा नियंत्रण जो होता है, कंट्रोलिंग पावर जो होता है वह केंद्रक के हाथों में होता है। लाइसोसोम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कोशिका अंग है। इसकी खोज डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसमें जल अपघटक एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये एंजाइम्स जो होते हैं जो मृत कोशिका के अंग हैं, कोई भी मर जाते हैं कोशिका के अंग, तो जल अपघटक एंजाइम्स लाइसोसोम उस पर छिड़क देते हैं, जिससे उसका पाचन हो जाता है, वहां से गंदगी हट जाता है, मृत कोशिका साफ हो जाती है। इसीलिए इसको कोशिका का पाचन कहा जाता है कि कोशिका का पाचन जो है लाइसोसोम में हो जाता है। इसके अलावा कभी कभी लाइसोसोम जो है अपने थैली को ही फाड़ लेता है, जिसके चलते इस थैली में से निकले हुए जल अपघटक एंजाइम्स जो हैं सारे इस कोशिका अंग पर पड़ते ही सारी कोशिकाएं मर जाती हैं। इसीलिए इसको सुसाइड बैग या आत्महत्या की थैली कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। तो आरबीसी के जो कोशिकाएं हैं वो मरते हैं जब, तो वो कहां जमा होते हैं, कैसे वो साफ करते हैं होते हैं। तो आरबीसी के कोशिका जब मरते हैं तो वह पलीहा या तिल्ली में जाकर जमा होते हैं। इसीलिए आरबीसी का कब्र जो है पलीहा या तिल्ली को कहा जाता है। अब अगला चलते हैं जीव द्रव्य। जीव द्रव्य जो है वह दो प्रकार के होते हैं। इसमें 80% जल होता है, 80% जल होता है। चूंकि ये जितने भी कोशिका के अंग हैं वह इसके किनारे किनारे इसको अलग करने वाला एक
जीव द्रव्य होता है, जो इसके अंदर में ये सब जीव द्रव्य लगे होते हैं, जिससे ये आपस में टकराए नहीं, इनको नुकसान न पहुंचे कोई चीज, इसीलिए इसमें 80% जल होते हैं। और जीव द्रव्य जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कोशिका के अंदर जब जीव द्रव्य हो तो उसको कोशिका द्रव्य कहते हैं, और जो एक केंद्रक के अंदर ये जो आप आकृति देख रहे हैं, ये केंद्रक के अंदर जब हो तो इसको केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। अब इस फिगर की सहायता से हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि किसका क्या कार्य है। तो माइटोकॉन्ड्रिया देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर ऑफ हाउस यानी ऊर्जा गृह, शक्ति गृह कहा जाता है। यहां पर देखिए कोशिका द्रव्य, ये जीव द्रव्य जो होता है जो कोशिका के अंदर हो तो उसको कोशिका द्रव्य कहा जाता है। ये एक दूसरे से आपस में टकराने से रोकते हैं, और इसमें ये सब जितने भी अंग है वो हमेशा तैरते रहते हैं। इसके अलावा ये देखिए लाइसोसोम, तो लाइसोसोम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आत्महत्या की थैली। इसमें जल अपघटक एंजाइम्स होते हैं जो दूसरे पर छिड़कर इसको साफ करने का और पचाने का काम करते हैं। अगला देखिए गाल्जी काय, यह परिवहन का कार्य करता है। माइटोकॉन्ड्रिया का बनाया गया ऊर्जा एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम करता है। अंतःप्रदब्बी जालिका देखिए, इसके दो खंड होते हैं, एक चिकना खंड होता है, एक खुरदुरा खंड होता है। खुरदुरा खंड में राइबोसोम होता है जो प्रोटीन का निर्माण करता है। उसके बाद देखिए ये केंद्रक झिल्ली है, केंद्रक के अंदर भी एक झिल्ली होती है जो कोशिका से अलग इसको करती है, तो इसको कहा जाता है केंद्रक झिल्ली। और इसके अंदर में केंद्रक होता है जिसका महत्वपूर्ण कार्य होता है सभी कोशिकांगों पर नियंत्रण करना, कंट्रोल करना, इसलिए इसको कंट्रोलर कहा जाता है। आई थिंक इस सेल्स के बारे में, इस कोशिका के बारे में आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।